तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में। और पुनः हम आप सबके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे तैयारी 1, 2, 3 में, आरआरबी का ग्रुप डी में, उसके अलावा एनपीपीसी, उसके अलावा एएलपी, और साथ ही बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस सब कम्पिटिटिव एग्जाम में जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया? और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्लस प्रश्न है। और ऑप्शन ए कहता है जूल ने, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन ने, ऑप्शन सी कह रहा है केल्विन ने, ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्टेड ने। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑस्टेड होगा। तो ऑस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिक् परिवर्तक का उपयोग किस कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? और यह बीपीएससी 2019 ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल डीसी मोटर, ऑप्शन बी कह रहा है केवल डीसी जनरेटर, और ऑप्शन सी कह रहा है डीसी मोटर व डीसी जनरेटर, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, जो कि जिसमें दिक् परिवर्तक का कार्य करने वाला वलय, खंडित वलय लगा होते हैं, और खंडित वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैसी होती? और ये प्रश्न केएलपी 2014 और 18 में पूछा गया है। तो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा कैसी होती है? तो ऑप्शन ए कर रहा है इलेक्ट्रॉन का यादृच्छिक संचलन, स्वतंत्र संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, ऑप्शन सी अनुप्रयुक्त विभवांतर अंतर, ऑप्शन डी प्रयुक्त चालकों का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन डी में कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचलन, मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन द डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। और यह टीआरई 1 और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न। तो ऑप्शन ए कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करते हैं, जो कि यह सत्य बात है। जबकि हमसे पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में प्रवेश करती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, जो कि यह बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल गलत ही हमसे पूछा असत्य क्या है। तो और ऑप्शन डी भी दे करते हैं बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये सही बात है। और प्रतिच्छेद करेंगे तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। तो ऑप्शन जो है हमारा ये जो ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और असत्य के बारे में पूछा है तो असत्य यहाँ पर ऑप्शन सी ने बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जो कि गलत है। जबकि सही बात यह है कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर ऐसा ये पढ़ेंगे तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। और यह बीपीएससी क्री 2023 और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया है जूल, ऑप्शन सी में दिया है टेस्ला, ऑप्शन डी में दिया है ऑस्टेड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होते हैं वो टेस्ला होते हैं। और टेस्ला हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ये भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी सभी। तो जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ते हैं और वह उसकी जो चुंबकीय शक्ति की प्रवृत्ति होती है वो घटती है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? बीपीएससी प्री 2024 अर्थात 70वीं में पूछा गया प्रश्न है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 80 डिग्री, 180 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 0 डिग्री और डी में 45 डिग्री। तो ध्रुव पर इसका वैल्यू जो होते हैं नमन कोण का वो 90 डिग्री होता है और ऑप्शन बी में हमारा जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भूमध्य रेखा पर नमन कोण होते हैं और ये बीपीएससी पीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में 180 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 0 डिग्री, डी में 360 डिग्री। तो इक्वेटर पर अर्थात भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण होते हैं वह 0 डिग्री होते हैं और हमारा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, और टीआरई 3 और एमपीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो वह ताप जिस पर कोई चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है केल्विन तापमान, ऑप्शन बी में जूल तापमान, ऑप्शन सी में क्यूरी तापमान, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जिस ताप पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती? और यह भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 70वीं में। ऑप्शन ए 90 से 180 डिग्री, ऑप्शन बी 180 से 270 डिग्री, ऑप्शन डी 17 डिग्री से 18 डिग्री, ऑप्शन डी 18 से 25 डिग्री। तो मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 17 से 18 डिग्री के कोण बना दे। तो 17 से 18 डिग्री हमारा ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर किस दिशा में गति करती हैं? टीआरई 2 और ग्रुप डी ने पूछा गया प्रश्न है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होते हैं अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर वह बंद व प्रपत्र जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है उसे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और यह नॉर्थ से निकलकर चुंबक के बाहर साउथ में प्रवेश करती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती है। जल की बात करें चुंबक के अंदर तो साउथ से निकलकर नॉर्थ में प्रवेश करती है। तो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है, क्या साउथ पोल से नॉर्थ पोल में प्रवेश करती है? ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, ध्रुव के लंबवत परपेंडिकुलर टू द पोल, एक से अधिक इनमें कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल में अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये जो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण होते हैं उसका खोज करने वाला कौन है? और ये बीपीएससी 2024 और ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है अलेक्जेंडर वोल्टा, ऑप्शन बी में हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेल, सी में माइकल फैराडे और डी में जॉर्ज साइमन ओम। तो चुंबकीय प्रेरण का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है माइकल फैराडे और इसके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी, लेकिन अधिकांश जगह माइकल फैराडे ही देखने को मिलता है। हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, माइकल फैराडे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
और 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होते हैं। DRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। और एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए में 10 के पावर 5, ऑप्शन बी में 10 के पावर -10, ऑप्शन सी में 10 के पावर 9 और ऑप्शन डी में 10 के पावर 4। तो 1 टेस्ला बराबर होते हैं 10 के पावर 4 गॉस। और ये हमारा राइट आंसर। और यह तीसरा ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये कह रहा है विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती। एलपी ये पूछा गया प्रश्न है। तो विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या दिया है वो देखते हैं। तो ऑप्शन ए में विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, या दिक् परिवर्तक के रूप में, या मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम के रूप में, या ओम के नियम पर। तो विद्युत जनरेटर जो है वह विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब किसी बंधुलूप को किसी चुंबक के बीच जब हम आपेक्षिक गति उत्पन्न करते हैं तो लूप में एक प्रकार का विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबक के प्रेरण और प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी सिद्धांत पर होते हैं विद्युत जनरेटर आधारित। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं। ग्रुप डी 2022 और एलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन कौन होता है। तो हम देखते हैं कौन होता कौन कौन नहीं। तो ऑप्शन ए में है नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन, तांबा, कॉपर, सी में एल्यूमिनियम और डी में सभी। तो विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता। बिहार एसएससी CHSL 2019 और ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न, अन्य कॉम्पिटिटिव पूछा होगा। तो देखिए पहला है, क्या वह विद्युत धारा को इंगित करता है, क्या चालक की गति को इंगित करता है, या विद्युतीय क्षेत्र को इंगित करता है, या चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है हमें उसके अनुसार क्या होता है कि यदि हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यमा प्रेरित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इसका मतलब अंगूठा जो होगा वो चालक के गति को डिनोट करेगा, उसे इंगित करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन बी में ही चालक की गति को इंगित करता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यह भी एसएससी CGL 2021 और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल पर, और इनमें सभी डी में। तो एसी जनरेटर जो होते हैं, और जनरेटर वैसे भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण, जो कि हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है। एनटीपीसी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर, कोई नहीं। तो हम पूरा देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो कोई मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करते हैं। चुंबक के बाद जल की चुंबक के अंदर का बात करें, चुंबक के अंदर का बात करें तो साउथ से निकलकर नॉर्थ में प्रवेश करते हैं, और यह ध्रुव पर लगभग परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ प्रश्न कराई थी किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होते हैं, अर्थात चुंबक के बल रेखा का डेंसिटी जहां पर होगा इसकी जो चुंबकत्व है वहां पर सबसे अधिक होगी, और पोल के नजदीक इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, सघनता होती है, अत्यधिक होती है। तो ध्रुव के नजदीक, और दोनों ध्रुव के नजदीक
इसकी चुंबकत्व शक्ति सबसे अधिक होंगे। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब दोनों को मिला के एक ऑप्शन दिया है, दोनों ध्रुव, बोथ पोल्स पर इसकी चुंबकत्व शक्ति सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? एनटीपीसी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो सजातीय ध्रुव क्या करते हैं? क्या ऑप्शन ए में आकर्षित, ऑप्शन बी में प्रतिकर्षित, ऑप्शन सी में कहा नहीं जा सकता, डी में कोई नहीं। तो सजातीय ध्रुव जो होते हैं, अर्थात ये देखो, हम सेम पोल को एक शब्द रखते हैं, तो सेम पोल सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे रिपल में। उसी प्रकार नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ भी आपस में रिपल करेंगे। तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी में दिया है प्रतिकर्षित, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमआरआई में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? और ये बिहार एसएससी कैंप +2 लेवल में पूछा गया है। तो एमआरआई जो होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, अर्थात इसमें सामान्यतः जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। और विद्युत चुंबक को ही बोलते हैं अस्थायी चुंबक। तो हम ऑप्शन देखें, प्राकृतिक चुंबक, बी में अस्थायी चुंबक, सी में विद्युत चुंबक, और डी में इनमें सभी, ऑल ऑफ दी। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा विद्युत चुंबक होगा, और विद्युत चुंबक ऑप्शन सी में दिया है। तो एमआरआई में, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग में, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उनके बल का अनुभव किया जाता है कहलाता है। और यह बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक विशेष प्रकार के बल का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जबकि आवेश के चारों ओर बनने वाला क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन ए में है विद्युत क्षेत्र, जो कि आवेश के लिए है। और आवेश के चारों ओर बनने वाला जो क्षेत्र होते हैं, जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अन्य ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जबकि हम अन्य ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का सीधा परिणाम है? बिहार एसआई 2024 में पूछा गया प्रश्न। पाना कराए क्या? ऑप्शन ए में द्रव्यमान संरक्षण, बी में आवेश संरक्षण, सी में ऊर्जा संरक्षण, डी में सभी। तो लेंज का नियम का था कि लेंज का नियम अर्थात विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण, अर्थात गति के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं, वही विद्युत धारा इसके गति का विरोध करती है। इसका सीधा मतलब है कि यह लेंज का नियम जो है स्पष्टतः यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का सीधा परिणाम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिनालिका जिसे अस्थायी चुंबक नहीं अस्थायी चुंबक होंगे, यहाँ पर अस्थायी चुंबक होंगे की शक्ति बढ़ती, अर्थात हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो परिनालिका के लपेटन की संख्या बढ़ने पर, परिनालिका में प्रवाहित होने वाला धारा के बढ़ने पर, नरम लोहे का प्रयोग करने पर, एक से अधिक। तो परिनालिका अर्थात इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह अगर अधिक करें, उसकी शक्ति को बढ़ा दे, तो भी अस्थायी चुंबक की शक्ति अस्थायी चुंबक की शक्ति बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, परिनालिका के लपेटन की संख्या बढ़ने पर भी बढ़ते हैं, परिनालिका में प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाने पर भी उसकी शक्ति बढ़ती है। नरम लोहे का प्रयोग करते हैं तो अपेक्षाकृत अन्य जो
सब्सटेंस होते हैं उसकी तुलना में सबसे अधिक नरम लोहे का होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक से अधिक है, तो एक से अधिक के आंसर सही होंगे, तो वो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक प्रयुक्त होता है? और ये प्रश्न बिहार एसएससी कैंप +2 में पूछा गया है। तो विद्युत घंटी में किसका प्रयोग है? क्या अस्थायी चुंबक का, ऑप्शन बी में अस्थायी चुंबक का, ऑप्शन सी में नाल चुंबक का, ऑप्शन डी में छड़ चुंबक का। तो विद्युत घंटी में प्रयुक्त होने वाला जो चुंबक है वो होते हैं अस्थायी चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा किस दिशा को दर्शाता है? तो जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह किस डायरेक्शन को डिनोट करता है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर उत्तर एवं दक्षिण दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण और दक्षिण उत्तर को, उत्तर पूर्व को तथा दक्षिण पश्चिम को, डी में कोई नहीं। तो जब हम किसी स्वतंत्र चुंबक को लटकाते हैं तो यह हमेशा इसका जो पोल है नॉर्थ नॉर्थ को दिखाता है और साउथ साउथ को दिखाता है, मतलब उत्तर को और दक्षिण दक्षिण को दिखाता है। तो इसमें से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, उत्तर उत्तर एवं दक्षिण दक्षिण को दिखाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करती है? तो ट्रांसफार्मर केवल डीसी पर कार्य करता है, केवल एसी पर कार्य करता है, एसी तथा डीसी पर कार्य करते हैं, या सभी होगा? तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं केवल और केवल एसी पर कार्य करते हैं, अल्टरनेटिव करंट पर ही कार्य करते हैं। डीसी देने पर इसमें त्रुटि आ जाते हैं, इसकी कॉइल जल जाते हैं। तो केवल एसी पर कार्य करते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? विद्युत चुंबक बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? और ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्युत चुंबक बनाने में क्या एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, क्या लोहा का प्रयोग होता है, या इस्पात का प्रयोग होता है, या तांबा का प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः लोहा, और लोहा में ही सॉफ्ट आयरन का प्रयोग होता है, नरम लोहे का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चुंबक के ध्रुव डैश, और ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। एक चुंबक के ध्रुव ऑप्शन ए में कह रहा अलग नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी अलग किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग में लाए जा सकते हैं, चुंबक को तोड़कर अलग किया जा सकता है। तो इसका सीधा मतलब है कि हम किसी भी मैग्नेट के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद भी हमारा इधर नॉर्थ और साउथ, इधर भी नॉर्थ और साउथ ही बन जाएंगे, तो अलग नहीं किए जा सकते। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता क्या प्रदर्शित करता है? और ये ग्रुप डी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो उस स्थान पर निम्न प्रबलता, मतलब उस स्थान पर कम शक्ति इंटेंसिटी, उस स्थान पर उच्च प्रबलता हाई इंटेंसिटी, कोई प्रबलता नहीं नो इंटेंसिटी, डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता अत्यधिक प्रबलता को प्रदर्शित, हाई, उस स्थान पर उच्च प्रबलता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होता है? ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन, अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन ठीक से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए में वक्रित रेखा, ऑप्शन बी में समांतर रेखा, ऑप्शन सी में कुंडली, और ऑप्शन डी में प्रतिच्छेद। तो किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होते हैं वो समांतर रेखा में होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इतना ही, आज के लिए इतना ही प्रश्न है। तो
तो अगले प्रश्न को हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक आप लोग आराम से पढ़िए, मजे करिए। धन्यवाद।